देखिए बच्चों, आज आपको बताएंगे कि आदमी के अंदर शुक्राणु कैसे बनते हैं या कहें कि आदमी के अंदर स्पर्म्स कैसे बनते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, आज के टॉपिक का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। इस स्पर्मेटोजेनेसिस का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पुरुष है, जो आदमी है, उसके अंदर स्पर्म्स कैसे बनते हैं या कहें कि उस आदमी के अंदर शुक्राणु कैसे बनते हैं। देखिएगा, देखो, जो स्पर्मेटो शब्द का मतलब होता है स्पर्म्स। स्पर्म्स मतलब होता है शुक्राणु, तो स्पर्म्स होते हैं। तो स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म्स, शुक्राणु, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होता है। क्या है? फॉर्मेशन। तो सिंपल कह सकते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या मतलब है? आदमी के अंदर शुक्राणु का बनना या कहें कि आदमी के अंदर स्पर्म्स का बनना ही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म्स और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुष के अंदर शुक्राणु का बनना या स्पर्म्स का बनना, इसी को कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिएगा, जो स्पर्म्स हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, अकर इन टेस्टिस होते हैं। तो अकर इन टेस्टिस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे विद्यार्थियों कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो शुक्राणु की बनने की प्रक्रिया है, वो किसके अंदर होती है? टेस्टिस के अंदर होती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो शुक्राणु है, जो स्पर्म्स हैं, वो पुरुष के अंडाशयों में बनते हैं या कहें कि पुरुष की कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। तो कौन बनाती है स्पर्म्स को? टेस्टिस बनाती है। हिंदी में कहें तो अंडाशय बनाते हैं। तो अंडाशयों में बनता है कौन? स्पर्म्स बनता है। तीसरा क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी होते हैं। प्यूबर्टी होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है पुरुष में, वो प्यूबर्टी पे शुरू होती है। प्यूबर्टी का मतलब होता है जैसे ही लड़का जवान होता है तो उसमें जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है, स्पर्म्स बनने की प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब है कब शुरू होती है? ये 13 से 14 साल में होती है। तो कुछ बच्चों में शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, जो शुक्राणु बनने का प्रोसेस है, वो 13 साल में हो जाता है। तो कुछ बच्चों में किस में हो जाता है? 14 साल में हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट्स होता है प्यूबर्टी पर, जवानी में ये शुरू होता है। तो जैसे 12 साल से पहले का बच्चा है तो उसकी टेस्टिस जो है, उसके जो अंडाशय हैं, वो कोई स्पर्म्स नहीं बनाते हैं या कहीं कि कोई शुक्राणु नहीं बनाते हैं। तो कब बनेंगे उस बच्चे के अंदर शुक्राणु? जब वो बच्चा जवान हो जाएगा, कहीं कि वो 13 या 14 साल की उम्र में आ जाएगा। तो जैसे ही 13-14 साल की उम्र में आएगा तो उसकी जो टेस्टिस हैं या कहें कि उसके जो अंडाशय हैं, वो शुक्राणु पैदा करने शुरू कर देंगे। अब हम लोग देखें कि आगे क्या होता है। अगला यह है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटो जो जेनेसिस है, इज कैरिड बाय स्पर्म मदर, इज कैरिड बाय स्पर्म मदर सेल होते हैं। तो स्पर्म मदर सेल होते हैं, और स्पर्म मदर सेल को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी में स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया है। तो क्या मतलब है भाई? अब बच्चे को पैदा करना हो तो कौन पैदा करती है बच्चे को? माँ पैदा करती है, दूसरा बाप पैदा करता है, तो माँ पैदा करती है ना। तो ऐसे ही यदि जो स्पर्म्स पैदा होते हैं तो स्पर्म्स को भी बनाने वाली एक सेल होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्म मदर सेल होते हैं, और इस स्पर्म मदर सेल का बायोलॉजी में नाम है स्पर्मेटोगोनिया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसको जो बनाती है या जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है, उसको शुरू करती है कौन? स्पर्मेटोगोनिया या कहीं स्पर्म मदर सेल होती है। अब देखिएगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इज कंप्लीटेड
इन 3 फेस होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पुरुष के अंदर जो स्पर्म्स बन रहे हैं, जो शुक्राणु बन रहे हैं, ये 3 फेस में पूरे होते हैं, ये 3 फेस में बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है, वो कंप्लीट होती है 3 चरण में। कितने चरण में होती है? 3 चरण में कहीं या कहीं 3 फेस में पूरी होती है। तो जो पहला फेस होता है बच्चों, उस फेस को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? मल्टीप्लिकेशन फेस कहते हैं। तो पहला जो चरण होता है वो मल्टीप्लिकेशन फेस होता है, इसको विभाजन फेस भी कहते हैं। दूसरा जो होता है, जो सेकंड फेस होता है, उसको बच्चों हम लोग ग्रोथ फेस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? ग्रोथ फेस कहते हैं। और जो तीसरा चरण होता है जिसमें स्पर्म्स बनते हैं, उसका नाम होता है मैचुरेशन फेस होता है। क्या नाम होता है बोलो बच्चों? मैचुरेशन फेस होता है। तो मैचुरेशन फेस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पुरुष है उसके अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वो 3 चरण में बनते हैं, 3 फेस में बनते हैं। तो जो पहला फेस होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ फेस। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? ग्रोथ फेस कहते हैं। और जो दूसरा फेस है, पहला फेस क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेस है। दूसरा कौन सा होता है? ग्रोथ फेस है। और तीसरा कौन सा होता है? मैचुरेशन फेस होता है। अब देखिएगा, ये पूरे जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, हम लोग इसको समझते हैं डायग्राम की मदद से या कहीं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट होता है। तो फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। देखिएगा कैसे समझेंगे। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और फिर हम लोग इसको चार्ट की मदद से समझेंगे। जैसे आप लोगों की किताब एनसीईआरटी में दे रखा है, तो वैसे ही हम लोग इसको समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। चलिएगा, ओके, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिएगा, तो बताइएगा कहाँ बनते हैं शुक्राणु? स्पर्म्स कहाँ बनते हैं बच्चों? टेस्टिस में बनते हैं। तो ये टेस्टिस हो गई। अब ये टेस्टिस है, अभी बताएंगे रे, रुक जाइएगा। तो ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस है, और टेस्टिस के अंदर एक ट्यूब होती है, उसका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। क्या नाम होता है बोलो? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेस्टिस है, जो अंडाशय है, उसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो कहाँ है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? टेस्टिस के अंदर होती है। तो कहने का मतलब होता है जो पुरुष की टेस्टिस होती है, जो अंडाशय होते हैं, उनके अंदर एक ट्यूब होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है एक सेल, जिस सेल को कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया का मतलब क्या होता है? ये स्पर्म मदर, ये क्या है? स्पर्म मदर क्या बच्चों? सेल। तो ये स्पर्म मदर सेल है। तो थोड़ा समझिएगा, टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर एक ट्यूब है जिसको कहते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो कहाँ है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? टेस्टिस के अंदर है, अंडाशय के अंदर है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन है? स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्म मदर सेल या शुक्राणु की माता कहते हैं, शुक्राणु माता कोशिका। तो स्पर्म मदर सेल है ये। अब ये क्या करती है? जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये अपने नंबर बढ़ा लेती है। क्या बढ़ा लेती है? अपने नंबर बढ़ा लेती है। तो 1 से कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। और 2 से कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। तो कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। तो 1 से कितनी हो गई? 2। और 2 से कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ये 4 स्पर्मेटोगोनिया हो गई। यहाँ पर इस वाले फेस में स्पर्मेटोगोनिया ने अपने नंबर बढ़ाए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो इस फेस को कहते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन, क्या कहते हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेशन फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेस कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेस कहते हैं? क्योंकि इस फेस में जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो स्पर्म मदर सेल है, वो क्या करती है? डिवाइड करती है, मल्टीप्लाई करती है, और मल्टीप्लाई करके अपने नंबर क्या करती है? बढ़ा लेती है। एक बात तो ये। दूसरी बात क्या होती है? जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, ये डिप्लॉयड सेल होती है। कैसी सेल होती है? एक डिप्लॉयड सेल होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड सेल होती है। देखिए, सेल 2 तरह की होती है। इधर थोड़ा समझिएगा बच्चों, सेल 2 तरह की होती है। एक सेल होती है हैप्लॉयड सेल, एक कैसी होती है? हैप्लॉयड सेल होती है। और एक होती है बच्चों डिप्लॉयड सेल होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड सेल होती है।
हैप्लॉइड सेल हम उन्हें सेल को कहते हैं जिनके अंदर एक सेट ऑफ क्या होते हैं, वन सेट ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक सेट ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और डिप्लॉइड सेल क्या होती है, जिनके अंदर टू सेट ऑफ क्या होते हैं, दो सेट ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जैसे ह्यूमन है, इधर देखते हैं, जैसे ह्यूमन है, आदमी है, तो आदमी के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यदि पेयर में देखें तो कितने पेयर होते हैं, दो पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं, दो पेयर होते हैं। और दो पेयर कितने कितने के होते हैं, क्रोमोसोम्स के 23 क्रोमोसोम्स के क्या होते हैं, दो पेयर होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स के दो पेयर हैं। एक पेयर होता है कितने का, 23 का, और दूसरा भी कितने का होता है, 23 का होता है। अब थोड़ा समझिएगा, इसको थोड़ा भूल जाइएगा भी एक सेकंड के लिए, इस पे आइएगा तभी आपको समझ आएगी। जो ह्यूमन है, जो आदमी है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी सेल में, या कहें कि टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। टू पेयर कैसे बने, 23 का एक पेयर होता है, 23 का एक पेयर और दूसरा पेयर भी 23 का, तो 23 को मिलाए तो कितने बन जाएंगे, 46 बन जाएंगे। तो आदमी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, या कहें कि टू पेयर होते हैं। अब वो टू पेयर कितने कितने के होते हैं, 23 के होते हैं। अब हैप्लॉइड सेल क्या होती है, एक वो सेल होती है जिसके अंदर एक सेट ऑफ क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कि हैप्लॉइड सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है, जो आदमी है, उसकी जो हैप्लॉइड सेल होगी, हैप्लॉइड सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। 23 क्रोमोसोम्स का मतलब एक सेट ऑफ क्या होगा, क्रोमोसोम्स होगा। जो डिप्लॉइड सेल होती है उसके अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कि जो डिप्लॉइड सेल होगी, ठीक है, जो डिप्लॉइड सेल होगी ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, या कहीं कि 23 क्रोमोसोम्स के दो सेट होंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हैप्लॉइड सेल उनको कहते हैं हम लोग सेल को जिन सेल के अंदर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, या कहीं कि जिन सेल के अंदर सिर्फ आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हैप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड सेल कैसी सेल होती है, वो सेल जिन सेल के अंदर दो सेट ऑफ क्या रहते हैं, क्रोमोसोम्स रहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन सेल्स के अंदर पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं। पूरे क्रोमोसोम्स का मतलब है जितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए उतने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जैसे आदमी की जो हैप्लॉइड सेल है, ह्यूमन की जो हैप्लॉइड सेल है, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23, और जो उसकी डिप्लॉइड सेल है उसमें कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो देखिएगा, तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, अब इधर आ जाइएगा। अच्छा, एक और बताते हैं आप लोगों को, इधर बताते हैं, थोड़ा रुकिएगा। देखिए, आदमी की बॉडी में दो ही डिवीजन चलते हैं। आपकी जो बॉडी होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें जो डिवीजन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो डिवीजन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। बॉडी के अंदर दो तरह के डिवीजन होते हैं। एक डिवीजन का नाम होता है माइटोसिस, एक का नाम क्या होता है, माइटोसिस, और दूसरे डिवीजन का नाम होता है मियोसिस। अब मियोसिस जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तो मियोसिस 1 होता है और एक मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मियोसिस 1 और दूसरा होते हैं मियोसिस 2 या मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 होते हैं। अब आदमी की जो बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, उसमें दो तरह के डिवीजन चलते हैं। एक तो माइटोसिस डिवीजन चलता है और दूसरा कौन सा चलता है, मियोसिस। मियोसिस भी दो तरह के होते हैं। एक तो मियोसिस 1 होता है जिसको मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, और दूसरा मियोसिस 2 जिसको हम लोग मियोसिस 2nd डिवीजन कहते हैं। अब देखिए, माइटोसिस जो डिवीजन होते हैं इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। तो क्रोमोसोम्स रिमेन सेम होता है। तो क्रोमोसोम रिमेन सेम होता है। तो क्रोमोसोम रिमेन सेम होता है। तो मतलब यदि कोई सेल माइटोसिस से डिवाइड कर रही है तो उस सेल के अंदर यदि 46 क्रोमोसोम्स है तो उसकी जो डॉटर सेल बनेगी, जो नई सेल बनेगी, उसके अंदर भी 46 रहेंगे। कहने का मतलब है कि माइटोसिस डिवीजन में कभी भी क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होती है। क्रोमोसोम जितने पहली सेल में थे या पेरेंट सेल में थे, डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स रहते हैं। थ्रू माइटोसिस डिवीजन होते हैं। मगर जो मियोसिस डिवीजन होते हैं, मियोसिस डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो एकदम आधी हो जाती है। जैसे पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम थे, जो डॉटर सेल होगी, जो नई सेल बनेगी, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो जो मियोसिस 1 होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, एकदम आधे हो जाएंगे। मगर जो मियोसिस 2nd डिवीजन होते हैं उसमें क्रोमोसोम बिल्कुल भी कम नहीं होते, उसमें क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं जितने मियोसिस 1 के अंदर है। अब आ जाइएगा इधर। अब ये कैसी है, डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल का मतलब है कि इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स है। कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये रही। तो थोड़ा समझिएगा इसको।
तो ये आदमी की टेस्टिस है, ह्यूमन के अंडाशय है, इनके अंदर कौन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन है, स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस डिवीजन से, कौन सा डिवीजन चला है यहाँ पर, माइटोसिस चला है। कौन सा डिवीजन चला है, माइटोसिस डिवीजन चला है। क्यों चला है माइटोसिस, देखिए अब आप कहेंगे कि सर ये आपने 2x क्या लिख रखा है, ये 2x का मतलब है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैं खाली x लिखता तो ये x रिप्रेजेंट करता 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को, तो ये 2x जो है वो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम लोगों ने क्या करा कि हमारे पास टेस्टिस है, उसके अंदर सेमिनिफेरस कौन है, ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कौन होती है, स्पर्म मदर सेल होती है। इसका नेचर कैसा होता है, डिप्लॉइड सेल होती है। डिप्लॉइड सेल का मतलब है कि इसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या कहें कि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अभी ये जो एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 हुई है, 2 से 4 हुई है और 4 से इस तरह 8 होती है, तो ये जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। क्योंकि माइटोसिस डिवीजन में जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही उसकी डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम्स रहते हैं। कहने का मतलब है कि माइटोसिस डिवीजन में कभी भी क्रोमोसोम्स की संख्या आधी नहीं होती है, या कभी भी क्रोमोसोम्स की संख्या कम नहीं होती है। अब इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो थोड़ा अपने साइज में बड़ा हो जाती है। क्या हो जाती है, थोड़े साइज में बड़ा हो जाती है। तो जैसे इसकी अपेक्षा थोड़ी बड़ी हो गई तो ये बड़ी हो गई। तो क्यों बड़ी हो जाती है, तो अपने अंदर कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह को रिजर्व कर लेती है। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया थोड़ी साइज में बड़ी हो जाती है क्योंकि अपने अंदर न्यूट्रिशन को रिजर्व कर लेती है। अब जैसे स्पर्मेटोगोनिया थोड़ी बड़ी हुई है तो इसको हम लोग कहते हैं फेस को ग्रोथ फेस कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रोथ फेस, क्योंकि इसमें कुछ स्पर्मेटोगोनिया की जो साइज है उसमें ग्रोथ हो जाती है, तो इसलिए वैज्ञानिक इसको कहते हैं ग्रोथ फेस कहते हैं। अब ये जो बनती है ना, ये जो बनती है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी, क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बोलो बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड का मतलब होता है इसके भी अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसके अंदर भी 46 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होता है, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगा। तो इसके अंदर होगा भैया फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हो गया, तो पहला म्योटिक डिवीजन होगा। और मैं आपको बता चुका हूं जब पहला म्योटिक डिवीजन होता है तो पेरेंट सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं तो उसकी जो डॉटर सेल बनेगी, जो अगली सेल बनेगी, उनके अंदर क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो इसके अंदर कितने सेट है, 2x है। 2x का मतलब है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो जैसे इसके अंदर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन चलेगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगी, एक x इधर बन जाएगी और एक x इधर बन जाएगी। तो मतलब 2x थी, तो 2x का आधा कितना होता है, xx। तो इसका मतलब है कि एक एक सेट अपनी डॉटर सेल के अंदर चला गया है। अब ये जो बनती हैं, जो दोनों बनी हैं, इनको हम लोग बच्चों कहते हैं बायोलॉजी में सेकेंडरी, क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि इनके अंदर क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो एकदम आधी हो जाती है। तो यदि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे तो इन दोनों की दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो 23 हो चुकी है। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और ये हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड होने की वजह से इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो कितने क्रोमोसोम्स है बोलिएगा, 23 क्रोमोसोम्स हैं। अब क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इनके अंदर फर्दर क्या होता है, एक डिवीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड म्योटिक डिवीजन। क्या कहते हैं, सेकंड म्योटिक डिवीजन होता है। तो ये इनके अंदर ये जो दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये फर्दर डिवाइड होती है, कैसे, थ्रू सेकंड म्योटिक डिवीजन से। तो कौन सा म्योटिक डिवीजन हुआ यहाँ पर, सेकंड म्योटिक डिवीजन हुआ है। कौन सा डिवीजन हुआ है बोलो बच्चों, सेकंड म्योटिक डिवीजन हुआ है। अब ये जो सेकंड म्योटिक डिवीजन है इसमें क्रोमोसोम्स आधे नहीं होंगे। इसके अंदर यदि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, तो ये जो नीचे 4 सेल बनी है इनके अंदर भी 23 ही क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये जो बनी होती है इनको हम लोग, जो ये 4 बनी है इनको बच्चों हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं। तो ये स्पर्मेटिड होते हैं। फिर ये जो स्पर्मेटिड होते हैं ये चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, स्पर्म्स के अंदर होते हैं। ये शुक्राणु के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये इस तरह से क्या बन जाते हैं, स्पर्म्स बन जाते हैं। तो ये चेंज हो रहे हैं, किसके अंदर हो रहे हैं चेंज, शुक्राणु के अंदर चेंज हो गए, तो स्पर्म्स बन गए हैं। तो ये इस तरह से ये स्पर्म्स बन गए। तो स्पर्मेटिड किस में चेंज हो रहे हैं, स्पर्म्स में चेंज हो रहे हैं।
तो ये क्या बने हैं, स्पर्म्स बने हैं। तो स्पर्म्स भी कह सकते हो, या आप लोग इनको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, या फिर आप लोग इनको स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं। तो ये स्पर्मेटोजोआ हो गया। ये जो पूरा फेस होता है बच्चों, इस फेस को हम लोग कहते हैं मैचुरेशन फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैचुरेशन फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैचुरेशन फेस कहते हैं। तो 3 चरण के अंदर या 3 फेस के अंदर आपका शुक्राणु बनता है। इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को या इस पूरे के पूरे फेस को कंप्लीट होने में कितने दिन लगते हैं, 64 डेज लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 64 डेज लगते हैं। तो 64 दिन के अंदर जाकर के ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक शुक्राणु को पूरा मैच्योर होने में 64 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं एक स्पर्म्स को मैच्योर होने में, 64 डेज लगते हैं। तो 64 दिन की जरूरत होती है एक शुक्राणु को पूरा का पूरा बनने में या कंप्लीट फॉर्म होने में। एक बार इसको समझते हैं क्या है ये। देखिए ये कौन थी, टेस्टिस थी। टेस्टिस के अंदर एक ट्यूब होती है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, टेस्टिस के अंदर होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन थी, स्पर्मेटोगोनिया थी, जिसको हम लोग स्पर्म मदर सेल कहते हैं। स्पर्म मदर सेल ने अपने नंबर बढ़ाए, मल्टीप्लाई करी, कौन से डिवीजन से, माइटोसिस से। स्पर्मेटोगोनिया ये जितनी भी सेल हैं ये सभी कैसी हैं, डिप्लॉइड सेल है, जिनके अंदर 46 क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। इस फेज को हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया अपनी नंबर बढ़ा रही है। कैसे, डिवाइड करके थ्रू माइटोसिस डिवीजन होते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्पर्मेटोगोनिया थोड़ी अपने साइज में बड़ा कर लेती है, क्योंकि अपने अंदर न्यूट्रिशन वगैरह को रिजर्व कर लेती है। तो इस फेज को हम लोग कहते हैं ग्रोथ फेज। और ये जो थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है, साइज में थोड़ी ग्रो कर जाती है स्पर्मेटोगोनिया, इनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड का मतलब है कि इनके अंदर भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या कहीं कि इनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्या होते हैं, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चलता है, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चलने के बाद ये 2 सेल बनाती है इस तरीके की। तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, या कहीं इनको हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं, और इनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पर 2x था, यहाँ पर x हो गया, तो इसका मतलब यहाँ 2 सेट थे, तो इनके अंदर कितने रह गए, एक सेट रह गया है। यदि यहाँ पर हम लोग माने तो 46 क्रोमोसोम्स थे, तो इन दोनों में कितने हो गए, 23 क्रोमोसोम्स हो गए। इधर लिख दिया मैंने 23 क्रोमोसोम्स है। अब ये जो बनी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में दोनों में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, और जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स वही रहते हैं, ठीक है, जो उसकी पेरेंट सेल में थे। तो इनके अंदर x थे, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 सेल नहीं बनती है, जिनको हम लोग स्पर्मेटिड कहते हैं। अब यही स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, स्पर्म्स में या फिर स्पर्मेटोजोआ में। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की है, शुक्राणु के फॉर्मेशंस की है। और इस पूरी प्रक्रिया को या इस पूरे प्रोसेस को बनने में 64 दिन लगते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक शुक्राणु को बनने में 64 की दिन की जरूरत होती है। कितने दिनों की जरूरत होती है सुश्री, 64 दिन की जरूरत होती है। तो 64 दिन में जाकर के एक शुक्राणु बनता है। तो आप लोग बिन फालतू में जो बर्बाद कर रहे हो ना स्पर्म्स को, तो ऐसे मत किया करो, ठीक है। हाँ, तो देख लीजिएगा एक स्पर्म को बनने में कितने दिन लगते हैं, 64 डेज लगते हैं। तो एक पूरा स्पर्म्स को मैच्योर होने में 64 डेज लगते हैं। अब देखिए आपको कुछ बताते हैं। अब देखिए जगह नहीं रही है, कोई बात नहीं, इधर से थोड़ा रफ कर देते हैं। देखिए 2 पॉइंट्स हैं, और ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर्स में, ठीक है। अब ये स्पर्म्स कहाँ बन रहे हैं, सारा काम कहाँ हो रहा है, टेस्टिस के अंदर हो रहा है सब। देखिएगा एक शब्द होता है स्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, एक शब्द है एनसीईआरटी में, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो देखिएगा स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड का स्पर्म्स में चेंज हो जाना, या स्पर्मेटिड का स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाना ही कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या, बदल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कौन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कौन भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म्स, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस होते हैं। क्या मतलब है समझिएगा, इसका मतलब ये है, लिखवाया मैंने कि जो ये 4 स्पर्मेटिड बने हैं एक स्पर्मेटोगोनिया से, तो स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदल जाना,
या स्पर्मेटिड का किस में चेंज हो जाना, स्पर्म्स में चेंज हो जाना, या स्पर्मेटोजोआ में चेंज होना, या कहीं कि शुक्राणु में बदल जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो कई बार आता है पेपर में कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्म हो जाना, बदल जाना, किस में बदल जाना, स्पर्म में बदल जाना कि एक प्रोसेस के द्वारा, और उसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब एक टर्म है एनसीईआरटी में और लास्ट टर्म है जिसका हम लोग नाम देते हैं स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। अब देखिएगा ये सारे के सारे जो शुक्राणु हैं, ये सारे के सारे जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस में बन रहे हैं, और टेस्टिस में भी कहें तो किसके अंदर बन रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहे हैं। तो क्या होता है स्पर्मिएशन? क्या होता है? द रिलीज ऑफ अब बन गए ना शुक्राणु, तो बन गए, तो द रिलीज ऑफ मैच्योर्ड स्पर्म, the release of matured sperm from the sperms from the seminiferous tubule by the process of spermiation, होते, तो बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन होते। क्या मतलब है? अब देखिए ये जो 4 स्पर्म्स है, इस तरह से 4 नहीं है, बहुत स्पर्म बन रहे हैं टेस्टिस के अंदर, तो ये जो स्पर्म मैच्योर हो चुके हैं, पूरी तरह से बन चुके हैं, तो ये अब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या होंगे? बाहर निकलेंगे, रिलीज होंगे, और रिलीज होके कहाँ आएंगे? एपिडाइडमिस में आएंगे, फिर कहाँ आएंगे? वासा डेफेंस में आएंगे, और फिर आखिरी में कहाँ आएंगे? बॉडी से बाहर निकल जाएंगे जब कोई सेक्सुअल वैक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। तो स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि रिलीज होना, किसको रिलीज होना? मैच्योर्ड स्पर्म को। जो स्पर्म मैच्योर हो चुके हैं उनका बाहर निकलना, किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना, या कहीं टेस्टिस से बाहर निकलना, इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं क्या? स्पर्मिएशन कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो स्पर्मेटोजेनेसिस का था, या कहें कि किस तरह से शुक्राणु आपके शरीर में फॉर्म होते हैं, या किस तरह से शुक्राणु आप लोगों के शरीर में बनते हैं। बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कंपटीशन में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि पूछ लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कैसी सेल होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होती है। सेकेंडरी कैसी होती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उससे जब स्पर्मेटिड बनते हैं तो उनके अंदर कौन सा मेयोटिक डिवीजन चलता है? फर्स्ट चलता है या सेकंड चलता है? स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना क्या कहलाता है? तो यहाँ से किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए भी और एज वेल एज कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। तो बच्चों हम लोग यहीं पर इसको क्या दे रहे हैं? विराम दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।